कि भाई साथ आकर के वोट दो, तो क्या माने रखता है ये तो बिल्कुल वही बता सकते हैं। मैं रिजवान अशरफ साहब बहुत देर से वेट कर रहा था आपका, और मैं चाह भी रहा था कि आपके अहम जो स्टेटमेंट है खासतौर पे इस चीज में जेकेपीसी की जानिब से वो रिकॉर्ड करूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं, हालांकि अभी आप दाव खेल गए हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं। एक तरफ आपको कहा जाता है कि भाई साथ आइए, और नहीं आइएगा तो वार्न किया जाता है कि यह समझा जाएगा कि आप बीजेपी के साथ। देखिए आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है जी। ये खास तौर पे मैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ मुखातिब होकर कह रहा हूँ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। वाह, जनाब शानदार। अभी अभी जो है राजेश जी ने बड़ी ही अदबन इन्होंने बोला कि अब जो है अवाम को परखना है कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन भाजपा के साथ नहीं है। मुझे ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये मुझे बड़ी ही चिकित्सा में डाल रही है। और जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बड़ा ही वाज़ेह किया कि अगर हम अर्थमेटिक को, मैथमेटिक्स को, राज्यसभा के जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उसको बाला ताक रख के बात करें, जब ये अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, it was there to save the constitution, safeguard the constitution of India और safeguard the plural ethos। Exactly। plural ethos अगर राजेश जी मैं आपको बताऊं, उसका मेन एक जुज होता है, उसकी रूह होती है एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस कहीं नहीं नजर आ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आपके अलायंस पार्टनर दे ओपनली सेड कि हम जी वीक सीट पे लड़ नहीं सकते, क्या आप उनके लिए एक सीट छोड़ नहीं सकते थे? ये आज आप सजाद साहब ने बिल्कुल ही वाज़ेह कर दिया कि आप अवाम में आइए कि आपने किनके दबाव में, किनके कहने पे ये चौथी सीट भी कांग्रेस को ऐसी वीक सीट देना, ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा करना कि जहां पे कांग्रेस मतलब बिल्कुल ही बोल गई कि नहीं जी हमको नहीं चाहिए, विल एब्सटेन। आप कर्रा साहब की बॉडी लैंग्वेज को समझिए, बिल्कुल आप कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की लैंग्वेज को समझिए, और आप उसके बरक्स अवाम का परखना भी देखिए। 1 साल से इनकी हुकूमत है, आप 10 काम गिनवाइए, वो भी हम बालाए ताक रखते हैं। उसके बाद शॉल लेने का कल्चर इनका, बाहें फैला के वेलकम करने का काम इनका। क्या इनको ये लगता है कि ये 5 साल कभी खत्म नहीं होने? ये हमेशा ताक़यामत हुकूमत में रहेंगे। इनको कोई अवाम का ख्याल नहीं है। ये कांग्रेस की 4 सीटें हो, 5 सीटें हो, 10 सीटें हो, ये भी तो अवाम ही है ना, चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी। आप एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दिखा रहे? किस लिए आप वो इंडिया अलायंस का एक झूठ मूठ का पार्ट बने बैठे हैं? अभी राहुल जी मतलब उन्होंने बड़ी ही बड़ी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा दिखाया कि ही डिडंट टेक अवे द सपोर्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, वो इस देश के लीडर हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ऐसे नहीं बनता उमर साहब। आपको चाहिए था कि 1 के बजाय 2 आप कंसीड कर देते फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टेट एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन उमर साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कीजिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज है। रिजवान अशरफ साहब, नेशनल आप देखिए, आप एक चीज को समझिए, जब भी इनके पास हुकूमत आई है, जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इनको अपनी कुर्सियों और अपने प्रोटोकॉल के अलावा कुछ नहीं दिखाया। जनाब आला, अगर ये, क्योंकि राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ स्टेट्स है, हमारे स्टेट्स की अवाम की बात करने के लिए, अवाम के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। अगर वहां पे जम्मू कश्मीर से कांग्रेस से ही एक और मेंबर चला जाता नेशनल, ये तो अलायंस में थे ना, और हम तो कह रहे थे, सजाद साहब ने कहा था कि इफ आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस बट आई विल रादर प्रेफर टू वोट फॉर कांग्रेस। ये तो सजाद साहब ने वाज़ेह कर दिया। नहीं, ये कह रहे हैं रिजवान शर्फ। एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस वक्त साथ साथ है और अलग अलग नहीं है। भले ही थोड़ी बहुत तजाद नजर आ रहे हों, डिफरेंसेस नजर आ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, फिल वक्त तो हैं। तो क्या जिस तरीके से सजा साहब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को प्रेफरेंस देते, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए होगा वो प्रेफरेंस? देखें, सजाद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। हमने जब ये, आमिर साहब आप ये बात समझिए, जब ये हुकूमत बनी थी
तो सजाद साहब ने इनको वाज़ेह कर दिया था कि अगर आप स्टेटहुड के लिए, हमारे हुकूक की बालादस्ती के लिए हमें जंतर मंतर पे भी बैठने को बोले ना, हम साथ रहेंगे। उसके बरक्स आपने क्या बयानात इनसे सुने कि कांग्रेस जब स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए प्रोटेस्ट पे बैठती है, इनके लीडर साहिबान कहते हैं कि हमको इनवाइट भी नहीं किया गया। मुझे बताएं, इनको 370 के लिए, 35A के लिए, स्टेटहुड की बहाली के लिए वोट दिया गया, इनको भाजपा के अगेंस्ट वोट दिया गया, इनके ऊपर मोहर लगाने वाले थे कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप, पार्टी प्रेसिडेंट, जब वो इनसे मिलने गए कि नहीं जी ये कांग्रेस के साथ है। मुझे बताएं आमिर साहब, इस देश में अगर बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑपोजिशन है, तो वो सही मायने में कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी है? नहीं है। ठीक है, आपकी बात मैं 100% मान लेता हूं। सोहेल साहब 1 मिनट चाहिए और राजेश पटगोत्रा साहब 30 सेकंड चाहिए आपसे बस। लेकिन मैं पहले रिजवान साहब से यह सवाल क्लियर कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल यह है कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार कीजिए, आपको कांग्रेस किसी हद तक पसंद है, कुछ आइडियोलॉजिकल चीजें इख्तलाफात में हो सकती है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में या मुल्क के सिनेरियो में चीजें ठीक है, बेहतर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि स्टेटहुड की मांग उठी थी, कांग्रेस श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट करती नजर आई, जम्मू में भी प्रोटेस्ट करती नजर आई, लाठी खाती हुई नजर आई, और दिल्ली के जंतर मंतर पे भी। मुझे नहीं मालूम हो, मुझे आप करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह रहेगा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे कहां थे? उस टाइम पे भी तो सज्जाद गनी लोन साहब आगे बढ़ सकते थे और कह सकते थे कि हाँ ठीक है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन स्टेटहुड के लिए हम आगे आएंगे कांग्रेस के साथ। देखिए इसकी वजाहत आपको असेंबली के उन सेशनों से मिलेगी जहां पे जब स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया गया, सजाद साहब की तरफ से 35A पे लाया गया, 370A पे लाया गया, तो इनका जो स्पीकर बिठाया हुआ था वही कोरम को संभाल नहीं पाया। यही लोग शोर करें, चित भी इनका, पट भी इनका, ब्लेम डाल दीजिए जी सजाद साहब पे। आप मुझे बताइए, वक्फ बिल के टाइम पे या स्टेटहुड रेस्टोरेशन के टाइम पे, जब ये स्पेशल स्टेटस वाला जो रेजोल्यूशन लाया था, 35A वाला रेजोल्यूशन लाया था, असेंबली में बात कर सजाद साहब ने लाया था, तो तब इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप इनकी हिस्ट्री देखें, दे हैव ऑलवेज लेजिटिमाइज्ड द सेंटर्स ओवर्टर्स ओवर जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री देख लीजिए आप, 1965 में जी 6th अमेंडमेंट होता है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सदर रियासत और वजीर आजम को लाके खड़ा किया इन्होंने, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पे। उसको मोहर लगाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, PSA लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 2019 में हमारा स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया, उसको नॉर्मलाइज करने वाले कौन है आप? ये ठीक है, तो बहुत गहरे सवाल हैं आपके, बहुत गहरे सवाल हैं, और मैं इस चीज का पहले जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। राजेश पटगोत्रा साहब, या तजाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने में? इलेक्शन में हाँ, मैं आता हूं रिजवान साहब, पहले राजेश साहब को पूरा कह लें। सबसे पहले तो भाई एक चीज आमिर साहब यहाँ पे आवाम के सामने रखना चाहूंगा। जब हमारे राजेश साहब ये कह रहे हैं कि NC की लीडरशिप हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है, मुझे बताएं अगर रुल्ला साहब के साथ क्यों खड़ी नहीं हो रही NC की टॉप लीडरशिप? वो तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्यों इस टाइम पे बड़गाम इलेक्शन की कैंपेन से हट रहे हैं? वो साइलेंट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका एक वाज़ेह पैगाम रहा है कि मैं इसलिए साइडलाइन हो रहा हूं क्योंकि NC की लीडरशिप और ये गवर्नमेंट जो है, अवाम के कामों से, जिस मौकिफ पे इनको वोट दिया गया है, उससे कोसों दूर है। ये तो NC का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। उसके साथ जो ये 200 यूनिट बिजली, ये सब जनाब आपने रिसेंटली सुना होगा, जब इन्होंने बोला था कि हमने 8वीं जमात का जो जरूरी नुक्ता था मैरिज असिस्टेंस के लिए, वो तक इनसे अभी तक नहीं हो पाया, उसमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया। तो इनकी जो ये झूठ है, झूठ के पुलंदे ये अवाम के सामने, वो अवाम को सब पता चल गए हैं जनाब। कांग्रेस जो है, कांग्रेस, जब अब दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूं आपके, कांग्रेस को जो अभी जो जिस सब्र और तहम्मुल का ये मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दबाव है। आप जनाब ये चीज समझिए, कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे बड़ी दिली का मुजाहिरा इस वजह से कर रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने अब नंगी हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने इस तरीके से बेनकाब हो गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आज लोग सीधे कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ऐसे है, ये भाजपा के कहने पे इनको सीट नहीं दे रहे, ये भाजपा के कहने पे
प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं कर रहे, ये भाजपा के कहने पे रूहुल्लाह को साइडलाइन कर रहे हैं, ये भाजपा के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी यही जानना था, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस मामले में। आपने कहा कि बीजेपी के नक्शे कदम पे ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ ही ये लोग चलते हैं, उनके इशारे पे ही काम करते हैं, कुछ तो बेस होगा। सज्जाद गनी लोन साहब को मैं जानता हूं, बहुत धांसू लीडर हैं और बगैर, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बगैर वो किसी भी बेस के कुछ कोई चीज नहीं कहते। क्या वजूहात रही, क्या कुछ ऐसा दिखा आपको? कुछ चीजें जो जनाब आमिर साहब, कुछ चीजें जो होती हैं ये एक नाक्सुल अकल इंसान को भी समझ में आनी है। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस और एनसी के पास नंबर्स ऐसे हैं कि 1 से 2 अदद सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाता, 1 सीट कांग्रेस बड़ी ही आसानी से लेके जाते। आप इनका मोडस ऑपरेंडी पिछले 1 साल का देख लीजिए, पिछले 1 साल से इनके जो है काम देख लीजिए, इनका मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, इनका तौर तरीका देख लीजिए कि कैसे ये दिल्ली जाके हर उस इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट लीडर से मिलते हैं, शॉल्स लेके जाते हैं, और जब इनके अपने काम होते हैं, आप उमर साहब की एक तौर तरीका देख लीजिए। सुबह वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जनाब एलजी के पास मेरे स्पेशल एडवाइजर की फाइल अटकी हुई है, जनाब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिम्यूनरेशन काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम है। शाम को वो कह रहे हैं कि ये जी भी भाजपा का नैरेटिव है, ये फैलाया हुआ है, असल में ये ऑर्डर देख लीजिए आप। नहीं, एक चीज भी हमें जरूर समझाइएगा। मैं भी ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं इनके अंदर डेप्थ हो, लेकिन मैं इस चीज से इनकार भी नहीं करूंगा। एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहता हूं भी आप सभी से समझूं ये चीज, कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 3 सीट पे किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमएलएस की तादाद उतनी नहीं है। 3 सीट पे बीजेपी अगर उतार रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ बेस होगा, और बहुत सारी बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े चेहरे हैं इसमें। सवाल यह है कि 3 सीट अगर वो उतार रहे हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हैं कि मिली हुई है, तो उनके कुछ एमएलए उस तरफ चले जाएं, कांग्रेस के चले जाएं, या बाकी आजाद उम्मीदवार, या फिर पीडीपी की तरफ से चले जाएं, या फिर कुछ और दीगर जो पार्टियों के जो एमएलए हैं असेंबली के अंदर। दूसरा तरीका यह हो सकता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि सज्जाद गनी लोन साहब और इनके हम ख्याल जो बीजेपी के साथ शुरू से रहे हैं, वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग में इनकी मदद करते हैं। रिजवान साहब शायद सवाल समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी जुमला शायद आपको याद नहीं है, उन्होंने कहा वी वुड एब्सटेन। अगर इस चीज से वाजिया नहीं होगा किसी भी शख्स को कि हमारा मौकिफ किस तरफ है, हमने तो ये तक कह दिया कि हमारी 1 दिन पहले कांग्रेस लीडरशिप से बात हुई है कि अगर आप कंटेंशन में होते हम आपको वोट करते। बिल्कुल जनाब, इससे ज्यादा वाज़ेह क्या हो सकते हैं? हमने तो चखा हुआ है ना जनाब, इनकी तरफ से हमको भाजपा, हर कोई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था वो भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम करार दी गई। आज मुझे ये बताए ना कि इनको किसने ये बोला कि कांग्रेस को सीट मत दीजिए? ये तो इनको उमर साहब को प्रूव करना है ना। अगर ये अलायंस पार्टनर्स हैं, ये उमर साहब को प्रूव करना है कि किसके कहने पे कांग्रेस को 1 सीट नहीं दी गई, या कांग्रेस को कांग्रेस का साथ आपने नहीं दिया। ये पीपुल्स कॉन्फ्रेंस वाले बोलेंगे। ठीक है, ये बात तो है, इसमें दम भी है, क्योंकि अगरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम एक वोटर के तौर पे वोट करेंगे, अदरवाइज हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन इलेक्शंस में। इवन बाई इलेक्शन की भी उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक एमपी होने के नाते उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इत्तेहाद की जो आला क़यादत है उनसे पूछना नहीं चाहिए था, या लिस्ट उम्मीदवारों की बनानी नहीं चाहिए थी? राजेश जी बोलिए। आमिर साहब, यहीं पे आपको एक बहुत ही क्लियर तरीके से एक बात समझनी है। जब अगरुल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने पूरी तरीके से तैयारी की थी, 1 महीना 1.5 महीने से मैं तैयारी कर रहा था वक्फ बिल को, आपको याद होगा आप ही के डिबेट में मैंने वाजे किया था कि कैसे इन्होंने वक्फ बिल को पास होने नहीं दिया, और हम बहैसियत मुसलमान, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, शर्मसार हो गए थे सारे देश के सामने कि कैसे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं कर पाई। उसके बाद तो यहाँ भी बनता है, रूला साहब ने 1 महीने तक जो तैयारी की थी उसको साइडलाइन करके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाजत दी गई। तो ये चीजें जनाब वाजे करती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका अमल क्या बता रहा है, और आम लोग बेवकूफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो खैर पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है लोग। राजेश पटगोत्रा साहब, बहुत सारी कांग्रेस आपके झांसे में आने वाली नहीं है। नहीं, आपने वो सीट दिया जिसमें कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं होता कांग्रेस को। वो जो दिल्ली से डिक्लेरेशन आपको मिलती है, वही पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी के तलबे चाट रही है, वही पार्टी
वही डिक्टेशन जो है वो शुरू कर दी है, बोलना शुरू कर दिया कांग्रेस 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 का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक के लिए जी बिल्कुल संयम रखें, इन सब चीजों का इस्तेमाल खैर बिल्कुल भी ना करें राजेश साहब। लेकिन बात सही है, देखिए ठीक है, किचन गार्डन में, टुलिप गार्डन्स में जाना आपको आता है, कोई तलवे नहीं चाट रहा आपकी तरह। आप ये जबान का थोड़ा सा एहतराम करें। ठीक है, मैं सवाल बदल देता हूं। राजेश साहब, ये सारी चीजें छोड़िए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कांग्रेस को उस लायक नहीं समझा? क्योंकि देखिए आपके पास तो इतना मालूम है कि, और इस वजह से भी होंगी, और एक्सपर्ट्स अगर ये बात मान के चल रहे हैं कि 2 सीटें तो कम से कम बीजेपी लेके जाएगी, तो आपको क्या लगता है किस तरफ से ये सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है? देखें, जो इलेक्टोरल मनूवरेबिलिटी होती है, इसमें जो सीनियर लीडरशिप होती है वो हमेशा सिक्योर करना चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है एक पार्टी ले पाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब वहां पे कौन कितनी सीटें लेके जाएगा ये बात की बात है, इस पे कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन सजाद साहब ने 1 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था समदीस जी को, उसमें उन्होंने कहा था कि यार ये राहुल जी क्या कर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ एक और वो यात्रा करते, अलायंस नहीं करते, क्योंकि ये एनसी वाले 1 साल पहले, आप ये जरा ज़हनों में डाल दीजिए, 1 साल पहले ये कह रहे हैं कि एनसी वाले इन कांग्रेस वालों को धोखा देंगे। और अगर राहुल जी यहाँ पे आते और इनसे कहते, लोगों से कहते कि ये जो छोटी मोटी पार्टियां इनको साइड में रखो, जब मैं हुकूमत में आऊंगा मैं आपको स्टेटहुड दूंगा, ठीक है, हम अकेले इकट्ठे चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, हमको जनाबे आला आप देखते कि कैसे कश्मीर की आवाम रैली कर पाती। और वही धोखा 1 साल बाद आज हमको देखने को मिला है। सजाद साहब की प्रोफेसी 1 साल पहले की कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही इत्तेहादियों के साथ धोखाधड़ी पे आ चुकी है। और आपने वाज़ेह तरीके से देखा कि कैसे जनाब, कैसे अवाम के साथ धोखा हो रहा है, कैसे अवाम के मैंडेट को नहीं। अगर देखिए, मैं रिजवान साहब इसको दूसरे लफ्जों में आपसे समझना चाहूं, खासतौर पे जेकेपीसी के हवाले से, तो आपकी पार्टी हमेशा से ही नजरअंदाज या फिर बी टीम या इस तरह के बहुत सारे फतवे आपके खिलाफ जारी हुए, उसके बावजूद भी आप सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग आपको पसंद करते हैं। हालांकि इससे बड़े पैमाने पर जो उम्मीद की जा रही है अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या वजूहात रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग चूज कर रहे हैं और सज्जाद गनी लोन साहब को नहीं चूज कर पा रहे हैं? या फिर सज्जाद गनी लोन साहब अगर 1 साल कोई पहले बात कर रहे हैं, आपको हमें समझ में आ रहा है, आपको और हमें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो क्या वजूहात है कि आखिर सज्जाद गनी लोन साहब का जो ट्रस्ट बिल्ट है वो नहीं हो पा रहा है अब तक उस लिहाज से जिस तरीके से हम सभी सोचते आए हैं? और अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की चीजें जो लगातार आपके ऊपर इल्जाम लगी या आप इस मरतबा पलट कर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं होती और ये खीमा यानी कि जेकेपीसी का और ज्यादा स्ट्रांग होता, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आती, 370 से आता। देखिए जनाबे आला, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई 1% वाले इलिटिस्ट नहीं है, बिल्कुल। हम आवाम के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं, हम गरीब आवाम की बात करने वाली पार्टी है, हम गरीबों से भरी हुई आम कश्मीरी, आम रास्ते पे चलने वाला गरीब तर कश्मीरी, मिडिल क्लास कश्मीरी जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लड़ रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की वजह से, आप यकीन नहीं करेंगे जनाब, हमारे एक वर्कर की मदर कैंसर पेशेंट है। एलजी साहब की हुकूमत के टाइम पे उसकी ट्रांसफर 150 किलोमीटर दूर नहीं हुई, क्योंकि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता था या किसी और दीगर पार्टी के साथ वाबस्ता था, उसकी वजह से उसको 150 किलोमीटर दूर। जनाबे आला, हम ग्राउंड के साथ रहने वाली पार्टी है। नहीं, उसमें मसला ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की बी टीम का आपके ऊपर टैग लगा, तो क्या बीजेपी की बी टीम अगर आप हैं तो बैग क्यों नहीं भरा अब तक? और अगर बैग नहीं भरा बीजेपी की तरफ से आपका, तो यानी कि इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, ये पार्टी पैसे के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, तो फिर लोगों को ये समझा क्यों नहीं पाए कि भाई देखो बीजेपी की बी टीम तो हम है नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारा उत्थान होता, जिनका उत्थान हो रहा है इसका मतलब बीजेपी की वो बी टीम है। जनाब यही, क्योंकि अवाम और नास की कोई बात ही नहीं सुनता। ये जो इलिटिस्ट माइंडसेट है ना, घमंड वाला माइंडसेट, जो ये कह रहा है
कि अगर मैं रिजर्वेशन बिल को और 6 महीने दे देता, टाइम एक्सटेंड करता, तो मेरा क्या कौन करता। आई एम दी चीफ मिनिस्टर। ये जो 1% वाली मेंटालिटी है ना जनाब, हम उस मेंटालिटी के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ की आवाम पिस रही है, यहाँ की आवाम खत्म हो चुकी है कर्जों के बोझ के तले। और आप देखेंगे दो जो बड़े वाकयात अभी तक सरजद हो गए, एक जो पहलगाम का सानिया और उसके बाद जो सैलाब का सानिया हुआ, उसकी वजह से कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और ये जो जनाब क्या कर रहे हैं, आपने कब देखा उमर साहब किसी अवाम के दरबार में बैठ के अवाम और नास की बात सुन रहे हैं। ये तो एंडेवर से कभी नीचे, फॉर्च्यूनर से कभी नीचे उतरते ही नहीं। एक मिनिस्टर या 4 मिनिस्टर, 38 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर। चलिए, मैं चूंकि वक्त कम है तो मैं जल्दी जवाब ले लेता हूँ। अच्छी सीटें रहेगी और कहीं हर जगह कोशिश रहेगी कि मेयर कांग्रेस के ही बने और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, इतना मैं आपको बता दूं। रिजवान अशरफ, जेकेपीसी बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करती है इस बाई इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन के लिए कोई भविष्यवाणी? देखिए, हम तो भविष्यवाणी सजाद साहब करते हैं, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ सजाद साहब का जी। वही बेहतर करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जो है बड़ी वाज़ेह तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट या जो भी हमारे हुकूमत में है उनसे कहना चाहता हूँ, खुदारा इस अवाम के लिए कोई बात करे, खुदारा इस अवाम के लिए कोई बात करे, खुदारा इस अवाम की कोई सुने। ठीक है, ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिएगा। मैं चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि छोटे छोटे मुद्दे, इलाकाई मसाइल और आपसी सियासी जो तजाद है उसको अगर थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें तो क्या बड़े मामलों में, जैसे अभी राज्यसभा के इलेक्शन की बात हो रही है, तो बड़े मामलों में क्या आप सभी एक हैं, खासतौर पर बीजेपी के अगेंस्ट? हमारे लिए देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात होने के साथ साथ अवाम से जुड़ी हुई एक पार्टी। हम जनाब हर उस मसले का साथ देंगे जो अवाम के हित में होगा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए होगा, स्टेटहुड की बहाली के लिए होगा, 370 की बहाली के लिए होगा, हमारी लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहाली के लिए होगा, हमारी इज्जत व बका। इसीलिए हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ही हमेशा रहा है डिग्निटी के साथ साथ डेवलपमेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पे बका की भी बात करेंगे और फलाह तरक्की की भी बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा खास तौर पे जो नजर आ रही है वो ये है